द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल, नमस्कार। आज के जो बाज़ार हैं वो थोड़ा सॉफ्ट है, ढीले हैं, बाज़ार सुस्त हैं, बाज़ार थका हुआ है और बाज़ार पर पार्लियामेंट्री सेशन का भी भूत सवार है। बजट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बाज़ार के पंडित ये गुणा भाग करने में लगे हुए हैं। हालांकि बजट को लीक नहीं होता है, बजट के बारे में अंदाजे बांधे जाते हैं, ये आ जाएगा, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, उसी को ही मान लेते हैं ये आएगा। लेकिन वो सब बेकार की बातें हैं। आज बहुत सी बातें आती हैं, ये आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन आता कुछ भी नहीं है। मतलब कोई खोदा पाट निकली चुहिया वाली बात होती है। अब की बार क्या आता है ये मैं नहीं कह सकता, हो सकता है अब की बार बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाएँ और बहुत कम भी आवें, तो ऐसी बात है। अब सवाल ये उठता है कि कैश के शेयर भी कुछ ढीले हैं, मतलब स्मॉल कैप मिड कैप ढीले हैं और बाज़ार कुछ थका हुआ महसूस कर रहा है। बैंक निफ्टी भी कमज़ोर है और एक स्वाभाविक बात है। देखिए, आज 4 जून को रिजल्ट आया था और 5 जून से बाज़ारों में तेज़ी शुरू हुई थी। तो आज 9 जुलाई हो गई, 9 और 25 34 दिन हो गए। 34 डेज में भाई बाज़ार लगातार चला है, वन वे चला है। आप देखो तो करेक्शन तो आना ही चाहिए, आना भी ज़रूरी है, मतलब अदरवाइज तो इस रिटेल इन्वेस्टर लुट जाएगा। अब कैसे लुट जाएगा ये आज आपको बताएंगे हम। यू विल नो टुडे कैसे लुट जाएगा। ऊंची रेटों में, महंगाई में इन्वेस्टर लालच में आके माल खरीद लेता है। उठता हुआ मार्केट एक रिटेल इन्वेस्टर में इतना जोश भर देता है कि वो खरीदारी में उतार हो जाता है। बेचता है नहीं कि अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बुक करता नहीं है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और नतीजा क्या होता है कि ढाक के ढाई पर वो समय निकल जाता है और शेयर गिर जाते हैं, लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगते चले जाते हैं। तो आइए आज हम एक ऐसे विषय पर वीडियो बनाएंगे कि एक बहुत महत्वपूर्ण समझाइश देगा वो आप, और ऐसी समझाइश देगा कि अगर आप उस बात को मान लें, लालच छोड़ करके, लालच छोड़ना होगा आपको। लालच छोड़ दें, ओवर एम्बिशंस को हटा दें, ओवर ट्रेडिंग को हटा दें अपनी लाइफ में से, सट्टेबाजी को हटा दें, तो आपके लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट है शेयर बाज़ारों में, कभी आपको नुकसान नहीं होगा। मतलब तो आज का विषय ये होगा जिस पे चर्चा की जाएगी कि ऑपरेटर का हिप्नोटिज्म और रिटेल इन्वेस्टर का प्रॉफिट गायब। विषय ये है, ये तो विषय रहा, हेडिंग रहेगी आज की। और अब हिप्नोटिज्म क्या चीज़ है, बहुत से लोगों को तो मालूम होगा। हिप्नोटाइज, मदांध कर देना, नशा आ जाना एक तरह से, बस पूछो मत अब तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, प्लस पॉइंट देखना, सारे हरियाली दिखना, बिल्कुल सबज बात दिखाई देना, कोई माइनस पॉइंट नहीं दिखाई देना, बाज़ार गिरेगा नहीं, ऐसा कर देना बाज़ार कभी नहीं गिरेगा, अब तो बढ़ता ही बढ़ता जाएगा, सरकार आ गई इसकी, इलेक्शन जीत गए, मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं। इस तरह की बातों से ऑपरेटर्स अफवाहें छोड़ते हैं, खबरें छोड़ते हैं, मीडिया के जरिए काम करते हैं और खबर छोड़ते हैं, मीडिया का उपयोग करते हैं, मैनेजमेंट से मिले रहते हैं। मैनेजमेंट वो दोनों मिलकर ही खेल खेलते हैं, वरना खेल खेल नहीं सकता है। दोस्तों, उस खेल को खेलने के लिए मैनेजमेंट की मदद आवश्यक है, वरना ऑपरेटर तो पिट जाएगा, पूंछ दबा के भाग जाएगा 2 मिनट में। इसलिए अब स्थितियाँ ये है कि जब भी तेज़ी आती है ना, बहुत ज़्यादा जो तेज़ी आती है ना, तो मान लीजिए आप रिलायंस में आज तेज़ी आ जाए, रिलायंस वाले तेज़ नहीं करेंगे, उसको अनावश्यक तेज़ नहीं करेंगे, वो इतना सा ही तेज़ करेंगे। अगर मान लो उनको राइट इशू लाना है तो थोड़ा सा तेज़ कर दें ताकि उनको ठीक ठीक
लेकिन ऐसा तय नहीं करेंगे आज रिलायंस का पी रेशो 150 पहुँच जाए, 125 पहुँच जाए, ऐसा नहीं करेंगे। आज रिलायंस का पी रेशो मान लीजिए 33 के आसपास है, तो वो इस पी रेशो को 38 या 40 ले जाएंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। जैसे जून 2020 में इसका राइट इशू आया था रिलायंस का, तो काफ़ी टूटत चल रही थी, काफ़ी टूट गए थे शेयर, बुरा हाल था। उनको राइट इशू लाना था, एकदम खींच दिया उस शेयर को, लेकिन ऐसा नहीं उठाया। 1350-1400 रुपये के आसपास इसका भाव रहा था रिलायंस का, 1200 समथिंग में राइट इशू आया था। तो ये बात है। अब आज इस हमारे इस विषय के संदर्भ में, इस शीर्षक के संदर्भ में जो हम चर्चा करेंगे वो 4 शेयर होंगे। 4 शेयरों का परफॉर्मेंस को देखेंगे, उनकी ग्रोथ को देखेंगे, उनके पी रेशो को देखेंगे, उनका आरओई को देखेंगे, उनकी ऑर्डर बुक को देखेंगे, उनका मार्केट कैप को देखेंगे और ये कंपैरिजन करेंगे कि वास्तव में क्या सही है और क्या गलत है और क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। दोस्तों चलते हैं। तो सबसे पहले रेल विकास निगम, जो मेरे वीडियोस को रेगुलर देखते हो तो आप लोग सोचोगे कि आप तो नाम इसी का लेते हो। मेरी कोई दुश्मनी नहीं किसी से, मेरे लिए सब अच्छे हैं, मेरे लिए तो आप सबसे अच्छे हो। मेरा काम आपका हित करना है, आपके हित की चिंता करना है। तो हो क्या है क्या, अब चलते हैं रेल विकास निगम पर। रेल विकास निगम की आज की तारीख में जो मार्केट कैप है वो 1,14,249 करोड़ रुपए की मार्केट कैप और मार्केट प्राइस है 548 रुपये, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ और रिटर्न और इक्विटी है 20.4। इक्विटी 2,085 करोड़ रुपए की है। और सन 2024 के परिणामों की हम तुलना करते हैं 2023 के परिणाम से। 2024 में सेल थी 21,733 करोड़ और 23 में सेल थी 20,282 करोड़ रुपये। 24 में प्रॉफिट था 1,463 करोड़ रुपया और 23 में प्रॉफिट था 1,268 करोड़। अर्निंग पर शेयर 24 की 7 रुपये 2 पैसे रही है और सन 2023 की 6 रुपये 8 पैसे रही है। प्राइस अर्निंग रेशो 78 है आज की तारीख में, 78 प्राइस पी रेशो। माय डियर, 78 का पी रेशो याद रखिए। और ग्रोथ रेट 15.37%। ग्रोथ रेट 35, इसको याद रखिए दो चीज़ों को, 15.37% की ग्रोथ रेट और 78.1 का पी रेशो और 6,033 करोड़ रुपए का डेट है इस कंपनी। तो आप ये बताइए कि ये 78 का पी रेशो जस्टिफाइड है क्या 15% की ग्रोथ पर? और 2,000 करोड़ की इक्विटी भी है इसकी। मात्र 7 रुपये की ईपीएस और शेयर 548 रुपये। रियली सरप्राइज। अभी कंपैरिजन करेंगे हम हिंदुस्तान की मानवीय ताकतों से। अब चलिए आप दूसरा शेयर है इरकॉन। इरकॉन का मार्केट कैप है 39,410 करोड़, फेस वैल्यू 2 रुपये, मार्केट रेट 313 रुपये, आज 332 तक गया था ये कल। इक्विटी 188 करोड़ रुपए की है और रिटर्न ऑन इक्विटी 16.8%। अब इसकी सेल है वित्तीय वर्ष 2024 की टॉप लाइन देखते हैं 12,331 करोड़ रुपए और लास्ट ईयर थी 10,368 करोड़ रुपए। प्रॉफिट 930 करोड़ रुपए, लास्ट ईयर था 23 मानो आप इसको जो बोलूँगा 765 करोड़ और ईपीएस 9 रुपये 88 पैसे। सन 23 में ईपीएस थी 8 रुपये 14 पैसे। प्राइस अर्निंग रेशो 31.60, ये तो फिर भी जस्टिफाइड, 31.60 तो फिर भी ठीक है, 100 है, ठीक है मतलब। और ऑपरेट ये है 31.60 है। और ग्रोथ रेट की बात करते हैं, ग्रोथ रेट भी इसकी आरबीएनएल से तो ज़्यादा ही है, 21.37% ग्रोथ रेट है।
तो ठीक ठाक है, इसको बहुत अच्छी नहीं कहा जा सकता, एक मॉडरेट ग्रोथ है ये मतलब। और 32,000 करोड़ की इसकी ऑर्डर बुक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसके 9.24 8% है इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, 7% ही मानिए आप। और अदर इनकम 586 करोड़। अब अगर इस अदर इनकम को घटा दिया जाए इनकी जो बिजनेस इनकम है उससे, तो प्रॉफिट तो कुछ नहीं बचता है, तो घाटे में आ जाती है कंपनी। और रेल विकास निगम की भी जो अदर इनकम है वो 1183 करोड़ रुपए का है, और नेट प्रॉफिट है 1463 करोड़। तो कोई 200-400 करोड़ का प्रॉफिट बचेगा फिर मतलब। और अदर इनकम जो है एक इरेगुलर है, हालांकि आ तो रही है ठीक ठीक बढ़ती हुई आ रही है, वो रेगुलर है, वो भी हर साल आती है, सिंक्रोनाइज्ड भी है वो, लेकिन इट कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन। अदर इनकम कब घट जाए, क्या झटका लग जाए, ना कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ऐसी सूरत में डेट इरकॉन पे 257 करोड़ रुपए है, और रेल विकास निगम पर 6,033 करोड़। डेट भी इन कंपनियों पे, इरकॉन पे कम है मतलब, रेल विकास निगम पे 6,033 करोड़, और इक्विटी बहुत बड़ी इक्विटी है। अब इनका कंपैरिजन सेम सेक्टर की दो बड़ी कंपनी से करते हैं, जो वेरी वेरी बिग कंपनी है। लार्सन ट्यूब्रिज दुनिया की 5-7 कंपनियों में से एक है, और एक एनसीसी जो भी भारत की मानवीय कंपनी है, उसके पास 50,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं मतलब। तो अब चलते हैं एनसीसी की बात करते हैं। एनसीसी का मार्केट कैप है 21,058 करोड़, मार्केट प्राइस 335 करोड़ रुपए, फेस वैल्यू 2 रुपये शेयर की, और आरओई जो है वो 11.4%। तो देखिए आरओई रेल विकास निगम की 20% इसलिए आ रही है कि उसकी बहुत ही लार्ज इक्विटी है, और लार्ज इक्विटी के साथ रिजर्व भी हैं। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज ये इसलिए ज़्यादा है मतलब आरओई की, उनकी खुद की इक्विटी बहुत ज़्यादा है, इसकी इक्विटी बहुत छोटी इक्विटी है। इसकी इक्विटी है 126 करोड़ रुपए की मात्र, और इस कंपनी के राकेश झुंझुनवाला साहब के पास करीब 15% होल्डिंग है मतलब। एक इतने बड़े 5 स्टार इन्वेस्टर ने, टॉप रैंकिंग इन्वेस्टर ने इतना बड़ा पैसा लगाया है, तो रेल विकास निगम में तो नहीं लगाया उन्होंने, मतलब इरकॉन में तो नहीं लगाया। देखा अगर ये 30 रुपये पड़ा था आरबीएनएल, तो किसी भी 5 स्टार इन्वेस्टर का पैसा इनमें नहीं है, इन कंपनियों में। भारत सरकार की कंपनियां हैं, कंपनियां शानदार है, काम शानदार कर रही है, ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं ठीक ठीक, मॉडरेट ऑर्डर मिल रहे हैं। अच्छा, अब आरबीएनएल एनसीसी की देखते हैं, सेल परफॉर्मेंस देखते हैं। सेल है 24 की 20,845 करोड़ रुपए, लास्ट ईयर थी 15,553 करोड़ रुपए, यानी सेल में ग्रोथ आई है 35% की, और प्रॉफिट था 646 करोड़ रुपए, इस साल प्रॉफिट आया 740 करोड़ रुपए। ईपीएस आई 11 रुपये 32 पैसे, लास्ट ईयर थी 9 रुपये 70 पैसे, और प्राइस अर्निंग रेशो 28.8 है। आरबीएनएल से और इरकॉन से दोनों से कम है, ज़्यादा ग्रोथ, पी रेशो कम, इक्विटी छोटी है फिर भी। ग्रोथ रेट 16.70% आई है प्रॉफिट में, है ना। और इसके रिजर्व है 6514 करोड़, 6514 करोड़ रुपये का रिजर्व माय डियर माने रखता है। 980 करोड़ का डेट है इसमें। तो आप देखिए, अंदाज लगाइए, 126 करोड़ की इक्विटी पर 6514 करोड़ रुपए के रिजर्व, रियली रिमार्केबल है। फिर भी इसका पी रेशियो तो 28.8 ही है, लेकिन वो 78.1% पी रेशियो बताइए, सरप्राइज है मतलब। अच्छा, अब लार्सन ट्यूब्रो पे चलते हैं। आज कोई भी इन्वेस्टर किसी एक्सपर्ट से पूछता है कि साहब मुझे तो 5-7 शेयर ऐसे बताओ
जिनको मैं रख करके सो जाऊँ, आराम की ज़िंदगी जीऊँ, शांति से, कोई टेंशन नहीं रहे, मुझे देखना भालना कुछ भी नहीं पड़े, तो वो यही कहेगा कि रिलायंस, L&T, इन्फोसिस, TCS, इस तरह के ही वो शेयर बताएगा, वो RVNL नहीं बताएगा। RVNL से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा तो सिर्फ आपसे प्रेम है मतलब, और मैं जो कुछ करूँगा आपके हित की बात कर रहा हूँ। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप RVNL को बेच दीजिए या इरकॉन को बेच दीजिए या किसी भी रेलवे PSU शेयर को बेच दीजिए। भारत सरकार की कंपनी कहीं जाने वाली नहीं, अच्छा काम कर रही है, लेकिन इनकी जो इंट्रिंसिक वर्थ बढ़ती है वो कितनी बढ़ती है ये मैं आपको ये बता रहा हूँ। अच्छा, अब L&T पर चलते हैं। L&T का मार्केट कैप है 5,04,734 करोड़ रुपये, आज का रेट है 3671 रुपये, फेस वैल्यू 2 रुपये, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.7%। वो ये इक्विटी छोटी है इसकी, जितनी छोटी इक्विटी की ROE इतना ही कम होगा उसका। सेल्स, वित्तीय वर्ष 24 की सेल है 2,21,113 करोड़ रुपए और लास्ट ईयर 23 में थी 1,83,341 करोड़ रुपए। 18 और 22 40 रफली करीब 22% की ग्रोथ आ गई सेल के अंदर। अब हम प्रॉफिट की बात करते हैं। 15,547 करोड़ का प्रॉफिट है 2024 का, और 2023 का प्रॉफिट था 12,531 करोड़ रुपए, यानी प्रॉफिट में 39.1% की ग्रोथ आई, रियली रिमार्केबल। और अर्निंग 95 रुपीज़, लास्ट ईयर थी 74.5%। ऑर्डर बुक 4.90 लाख करोड़ रुपए, जो मेरा ख्याल हिंदुस्तान की सारी कंस्ट्रक्शन कंपनियों का मिला के ऑर्डर बुक नहीं जितनी के लिए L&T की है। और ग्रोथ 24% ग्रोथ है, 39 P रेशियो 39 का तो, और ग्रोथ 24%। और माय डियर जो डेट है वो 1,16,322 करोड़ रुपये। अब डेट, ये वास्तव में डेट इतना नहीं है, मैं आपसे बताऊंगा, इस बारे में बताऊंगा मैं आपको। इनकी फाइनेंस कंपनी है L&T फाइनेंस, उसका जो डेट है वो भी इस डेट में शामिल है, तो वो डेट नहीं माना जाएगा, बिकॉज वॉट एवर दे हैव बोरोड आइदर फ्रॉम बैंक और फ्रॉम द इन्वेस्टर इन द फॉर्म ऑफ FDR और इन द फॉर्म ऑफ लोन, दैट इज देयर रॉ मटेरियल। वो तो लेते हैं और देते हैं, उसके बीच का प्रॉफिट उनका है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है, तो वो डेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। आज मान लो इसकी डिपॉजिट बेस HDFC बैंक का या SBI बैंक का 25-30 लाख करोड़ रुपया, तो उसको कोई डेट नहीं माना जाएगा मतलब। अब ऐसी सूरत में, अच्छा, अब L&T के बिजनेस में आपसे बता रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन बिजनेस, यानी ये जो तेल के कुएं वगैरह खोदने का ये भी काम करती है। ग्रीन हाइड्रो में भी इसको काम भी मिल चुके हैं, एक प्लांट भी लगा दिया है। कंस्ट्रक्शन डिवीजन भी है इनका, इंफ्रा डिवीजन किसको कहते हैं। IT, L&T माइंडट्री और L&T टेक्नोलॉजी, दो बड़ी बड़ी मतलब IT कंपनीज हैं इनकी। फाइनेंस, L&T फाइनेंस इनकी कंपनी है। शिपिंग डिवीजन है, डिफेंस डिवीजन है, दुनिया और कैपिटल गुड्स डिवीजन है, दुनिया भर के डिवीजन है। तो मैं आपसे बता रहा हूँ, उस कंपनी का P रेशियो है 39 और रेल विकास निगम का P रेशियो है 78.1। तो दोस्तों अब ऐसा है कि मैं आपसे, मेरा बिल्कुल भी नहीं कहना है कि आप बेचें। कारण क्या है कि देखो तेज़ी का बाजार है, और कोई बिक गया, किसी का फिर 20 रुपये बढ़ गए तो कहेंगे देखो साहब आपने गलत राय दे दी। तो और शेयर बाज़ार में जनरली ऐसा होता है। और किसी भी आदमी के प्रति, किसी एनालिस्ट के प्रति इतनी जल्दी में कोई राय बना लेना वो भी गलत है। शेयर बाज़ार के परिणाम आते हैं 1-2 साल बाद, और जब बाज़ार पलटी खाता है ना, जब परिणाम आते हैं, या इस तरह के शेयर जो 78 के P रेशियो में चल रहे हैं, और नॉर्मल क्वालिटी है शेयर की, ये तो है नहीं कोई बहुत हाई टेक्नोलॉजी या कोई सेमीकंडक्टर चिप बना रहे हैं, या कोई ऑटोमोबाइल में या कोई सुपर कंप्यूटर में या किसी और में कोई बहुत हाई टेक्निक, IT में, टेक्नोलॉजी में, कोई फार्मा में, ऐसा तो कुछ भी है नहीं। मतलब ये तो कंस्ट्रक्शन की कम से कम 100-200 कंपनी इंडिया, ऑल आर वर्किंग वेल, मतलब इस समय वर्किंग वेल है, बीच में ट्रबल में थी। और वेल इस माने में एक कह सकते हो भाई अपना काम पूरा कर रही हैं, पेमेंट ले रही हैं, कोई छोटा मोटा प्रॉफिट कमा रही है,
वेल इस तरह नहीं है कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ से वेल हो। और ग्रोथ रेट का भी मैंने आपको बता दिया, ग्रोथ रेट क्या है, पी रेशो क्या है। हाँ, आरओई जरूर इसका रेल विकास निगम का ज़्यादा है, वो इसकी इक्विटी ज़्यादा होने से इसका आरओई ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत में दोस्तों बिल्कुल भी आप मैं कोई मेरी तरफ से कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने हिसाब से चलें, अपने हिसाब से काम करें, मेरा काम है। अच्छा, होता क्या है कि जब शेयर के अंदर ये देख लेते हैं लोग अब कोई चाल नहीं आएगी इसमें या टाइम लगेगा अभी, तो प्रॉफिट जो ट्रेडर्स ये मान लो प्रॉफिट बुक करते हैं, कुछ इन्वेस्टर भी करते हैं, कुछ स्विंग ट्रेड के हिसाब से प्रॉफिट बुक करते हैं। तो होता क्या है कि जब एकदम से वो रेला आता है ना सेल का, तो सर्किट लग जाते हैं और सर्किट में सर्किट लगते चले जाते हैं, शेयर टूटता बिकता नहीं है, वो प्रॉफिट का फ़ायदा मिलता है। तो मेरा जो एक सजेशन है या अनुभव के आधार पे, इन शेयरों को जो एक कच्चे शेयर हैं जिनको मैं कच्चे कड़वे कहता हूँ, इनको थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाए, बेचते जाइए और बढ़िया शेयरों में कन्वर्ट करते जाइए अगर आपको अपना कैपिटल बेस खड़ा करना है। अब आप ये सुन लें साहब फला 5 स्टार इन्वेस्टर है उसने ये कर दिया और फला 5, क्या पता क्या है क्या नहीं है। आप एक मिडिल क्लास परिवारों से हो, एक मार्जिनल 1-2 लाख रुपया महीना कमाने वाला भी मार्जिनल इनकम ग्रुप का ही आदमी माना जाएगा आज। वो भी काम चला लेता है, जहाँ एक बच्चे की स्कूल फीस 20,000 रुपये जाती है, उस हालत में तो मार्जिनल क्या सेविंग क्या है उसकी, मतलब 50,000 रुपये बचा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो उन चक्कर में आप अपने कैपिटल को फॉर्म कीजिए, आप अपने फाइनेंशियल बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, ये मोंगेरी लाल टाइप सपने जो हैं ये मत देखिए। एक भैया ने मेरे को कहा कि साहब दादाजी मैंने आपकी सलाह नहीं मानी, आप बढ़िया किया भाई। मैं कहा देखो बेटे ये आज तय नहीं हो सकती, ये बात 2 साल बाद तय होगी कि मैंने जो परिणाम मेरी राय दी थी ना उसके परिणाम क्या है। तो ये जो अच्छी राय है वो गलत लगती है हर आदमी को, एवरीबडी अरे यार बकवास करता है, मरवा दिया यार, माल बिकवा दिया मेरा यार। ये शेर है, ये हवा के बादल हैं। आप टीसीएस खरीदोगे, कोई हवा का बादल नहीं है। आप टीसीएस मान लो 5,000 भी हो जाए कभी भी, रिकमेंडेशन नहीं मेरी, 6,000 भी हो जाए और 6,000 में भी आप खरीद लेते हो, आपको कभी देखना नहीं पड़ेगा। आपको मैं इसी पीएसयूज का उदाहरण बता रहा हूँ। एनबीसीसी 400 रुपये बिका था, कब? सन 2006 में। आज कितने साल हो गए? 18 साल। क्या रेट आया जी, मतलब क्या रेट आया उसका? आज 160-170 रुपये के आसपास है वो आज भी, यानी 18 साल बाद भी वो अपनी वैल्यू का 40% पे, बताइए। इसी तरह से एनटीपीसी का शेयर सन 2007 में 265 रुपये था, आज 350-400 रुपये। 18 साल में यही एप्रिसिएशन आया क्या? तो ये ऐसा फंसा देते हैं ऑपरेटर हिप्नोटिज्म क्रिएट करके कि आपको भी मंदी नहीं आएगी। और इसमें मीडिया का उपयोग करते हैं, मैनेजमेंट से मिले हुए रहते हैं और जहाँ देखो वही रिकमेंडेशन है। रेल विकास निगम के बारे में इस रेट पर भी दुनिया भर के रिकमेंडेशन आएंगे आपको, दुनिया भर के। क्यों? माल बेचना है ऑपरेटर, उसकी तो चांदी हो गई। उसका अगर एवरेज परचेज प्राइस आप देखोगे तो 70-80 रुपये से ज़्यादा नहीं है। मतलब जब 1-1.5 साल 2 साल के अंदर अंदर कोई ऑपरेटर अपने पैसे को 5 गुना कर ले तो इससे ज़्यादा बढ़िया क्या होगा, बताइए। और आपका पैसा आधा होगा, ये पक्की बात है। इसलिए कोई फियर नहीं है, तसल्ली से अभी दम है बाज़ार में, बाज़ार कहीं जाने वाला नहीं है, लेकिन इस बाज़ार का एडवांटेज लीजिए, हिप्नोटिज्म में मत आइए, अब बाज़ार का फ़ायदा उठाइए और इसको बहुत साउंड बढ़िया शेयरों में, आईटी के शेयर हैं, कॉरपोरेट बैंक्स हैं, एफएमसीजी के शेयर हैं, जैसे ब्रिटानिया। मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ। ब्रिटानिया हैं और आपके नेस्ले है, हिंदुस्तान लीवर है, इस तरह के जो शेयर हैं उसमें कन्वर्ट कीजिए। मतलब फर्स्ट क्लास आराम से सोइए, आराम के नींद से। फिर कभी जब मंदी आके फिर तेजी आए 5-7 साल बाद, और ये भी सारे मत बेचिए आप, ऐसा मत बेचिए। जो तेज होता जाए, जो 10-15% क्वांटिटी खिसकाते जाइए होल्डिंग की, बेचा 10-15% खिसकाते जाइए। या कोई और लो प्राइस शेयर उठता नजर आवे उसमें पैसा लगा दीजिए। लेकिन ये पके हुए आम, ये टूट के गिर जाएंगे ज़मीन पर, पड़ कर के फूट जाएंगे। दैट्स ऑल। आज का मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो आपको तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। कल मिलते हैं।